तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करी गई है क्लास 12th बायोलॉजी के लिए, जिसमें हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग हर एक टाइप के प्रश्न करने वाले हैं, चाहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। हर एक टाइप के प्रश्न को हम लोग सीरीज के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और साथ ही में यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु, चाहे लघु, चाहे दीर्घ हो, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन मैं आपको लिख लिख करके दिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। पिछली वीडियो का लाइक टारगेट केवल 50 लाइक का रखा गया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसे पूरा नहीं किया है। तो इसीलिए आप लोग जरूर जाकर के उस वीडियो को देखो और पूरा कर दो। और साथ ही में जितनी भी वीडियोस आती रहती है, कम से कम आप लोग 50 लाइक तो कर ही सकते हो हर एक वीडियो पर, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहे। और साथ ही में यदि आप लोग चाहते हो कि इसी प्रकार से बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और कह सकते हैं फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को लाया जाए, तो आप लोग कमेंट करिएगा और साथ ही में वीडियो पर सपोर्ट दिखाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही में आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो ये सारी चीज़ तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर होता है, पुष्टि पादपों में लैंगिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो इस चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट लिया था, जिसमें हम लोगों ने 16 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को किया था और ये आपका सेकंड पार्ट रहने वाला, जो कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम लोग 14 और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं और यदि आप लोग 16 पहले वाले वीडियो का और आज का 14 दोनों मिलाकर के यदि आप लोग 30 बनते हैं क्वेश्चन, तो यदि 30 बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लेते हो इस चैप्टर से, तो यहाँ से फिर आपको कोई भी अलग से प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत आपको करवाया जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज़ आपको और भी बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से PDF वाला चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है और साथ ही में हिंदी और इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिया जाता है। नंबर हमारा हो जाता है, व्हाट्सएप नंबर आपका हो जाता है 9793944081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आप लोग जानकारी लेकर के पूरा टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने 16 प्रश्नों किया था और आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग अगले पेज को ले आते हैं और वहाँ पर हम लोग 17वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपके रहने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो इस पेज को यहाँ पर मैं आप हटा देता हूँ। तो आज हम लोग प्रश्न करने वाले प्रश्न संख्या आपकी जो 17 है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न किसमें क्या है, सेकंड पार्ट का, जो कि आपका होता है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। तो हम लोग को बताना कि जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है इसका पिता किसको कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि ऑप्शन पहले से ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर याद कर लेना है, क्योंकि ये याद करने वाले प्रश्न हैं। कौन से प्रश्न है, याद करने वाले। इसको आप लोग रट लोगे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से रट लीजिए कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी हैं। अब यहाँ पर केवल प्रो लिखा रहता है, प्रो इस डॉट कर देते हैं, तो ये आपको समझना है कि वो प्रोफेसर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो आप लोग याद करेंगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका होता है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है किसी न किसी सेट में, ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है उसके पिता हैं आपके प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, यानी कि उनके पिता माना जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता माना जाता है किसको, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। साथ ही में जिसको भी जितने भी क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए रहिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इसमें होता है अगुणित कोशिका है। तो अगुणित कोशिका की बात करेंगे तो जो टेपिटम होता है ये आपका द्विगुणित होता है।
पराग मात्र कोशिका होता है ये भी आपका द्विगुणित होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर पराग कोश जो होता है अभी आपका द्विगुणित होता है। लेकिन जो आपका परागकण होता है, इसे हम लोग नर युग्मक भी बोलते हैं, तो ये आपका अगुणित होता है, यानी कि n होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो युग्मक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी कि वे आपके अगुणित होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो अगुणित है वो आपका क्या है, परागकण है। तो परागकण आपका अगुणित कोशिका है, तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। तो हम लोग को बताना है कि जो पराग नलिका होता है उसका जब अध्यावरण के द्वारा बीजांड नलिका में प्रवेश होता है, बीजांड में प्रवेश होता है, तो वो क्या कहलाता है। यानी कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाएगा, इसे हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया निभागीय युग्मन, और दूसरा आपका दिया गया अंड द्वारी प्रवेश, और तीसरा आपका दिया गया दोनों। तो यहाँ पर आपको समझना है, डायग्राम में बना करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये होता है, क्या होता है आपका डायग्राम, इस प्रकार से आपका बीजांड होता है, ये आपका अध्यावरण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये अध्यावरण होता है। अब यहाँ पर देखना, ये आपका क्या है, अध्यावरण है, ये आपका क्या है, बीजांड द्वार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो पराग नलिका होती है जो कि ऊपर से आती है, तो पराग नलिका जब इस प्रकार से अध्यावरण में जब प्रवेश करके अंदर आएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे निभागीय युग्मन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पराग नलिका का बीजांड द्वार द्वारा, आप कह सकते हैं कि बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो आपका ये वाला प्रवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंड द्वारी प्रवेश बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है कि जो पराग नलिका का होता है उसका अध्यावरण, यानी कि इसके द्वारा जब प्रवेश होता है बीजांड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं निभागीय युग्मन। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होता है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड बिंदु जुड़ा रहता है हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा निभाग, दूसरा आपका देगा नाभिका, तीसरा आपका देगा केंद्रक, और चौथा आपका दिया गया यहाँ पर माइक्रोपाइल। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, निभाग और जो नाभिका होता है दोनों चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर निभाग और नाभिका क्या होती है बीजांड में, आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखना है यह क्या होता है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निभाग बोलते हैं। जहाँ पर बीजांड आप जो अध्यावरण जो आपका होता है जहाँ पर अपूर्ण होता है इसको हम लोग बोलते हैं निभाग। और यह आपका जो बीजांड वृंत, बीजांड में आप लोग क्वेश्चन क्या है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा रहता है, यानी कि जो बीजांड का ये वाला जो स्थान होता है यहाँ से ये बीजांड वृंत होता है, ये आपका बीजांड वृंत होता है, तो ये आपका इससे जुड़ा होता है बीजांड से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं नाभिका, इसको हम लोग नाभिका बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, निभाग और नाभिका में ये आपका नाभिका होता है और ये आपका निभाग होता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इसमें होता है कि परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष है, तो किसका अवशेष है ये चीज हमको बताना है। तो जो परिभ्रूणपोष होता है इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिए गए, बाह्य अध्यावरण का, अंत्यावरण का, या फिर बीजांड द्वार का, या फिर बीजांड काय का। तो जो परिभ्रूणपोष होता है आपका बीजांड काय का अवशेष होता है, तो इसीलिए आप लोग चौथे वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न होता है कि असंग जनन की खोज किसने की। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है असंग जनन की खोज किसने करी है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर आपको इसको रटना ही पड़ेगा कि जो असंग जनन है इसकी खोज करी थी विंकलर ने। तो आप लोग याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि असंग जनन की खोज विंकलर ने करी थी। और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिल्कुल भी ये चीज़ मत भूला करो आप लोग, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट दिखाते हो, लाइक करते हो, तो और अच्छा लगता है इसी प्रकार की वीडियो को क्रिएट करने में। और आपका जाता ही क्या 1 सेकंड लगेगा, आप लोग जल्दी से लाइक कर दोगे, तुरंत लाइक कर दो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर और भी प्रश्नों को करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज को ले आते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 आपका है पराग कोश का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य क्या है। तो आपको समझना है कि जो पराग कोश होता है उसमें आपका क्या होता है, लघु विषाणुधानी होती है। उसमें जो आपका सबसे भीतरी स्तर होता है आपका टेपिटम होता है। और टेपिटम का कार्य क्या होता है, टेपिटम का कार्य आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि परागकण जो होता है उसके पोषण में सहायक होता है टेपिटम। यानी कि परागकण को विकसित हो रहा है, परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, टेपिटम करता है। तो इसीलिए आप लोग इसके कार्य को याद कर लेंगे अच्छे तरीके से कि पराग कोश का जो सबसे भीतरी परत होती है, स्तर होती है, वो आपकी टेपिटम होती है और उसका कार्य होता है परागकण के पोषण में सहायक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है संतरा में बहुभूरता का खोज किया। तो हम लोग को बताना है संतरे में बहुभूरता की खोज किसने करी थी। ऑप्शन आपके हैं महेश्वरी ने,
थियोफ्रेट्स ने या फिर वाटसन ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पर याद करना है आपको, ये याद करने वाला प्रश्न है कि संतरे में भंगुरता की खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी, तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, किसी परागकोश की लघु विषाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परतें कौन सी होंगी। ठीक है, ये चीज हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए एंडोथीसियम व टेपिटम, और दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया एपिडमिस व एडोडमिस, तीसरा आपका दिया गया है एपिडमिस व मध्य परतें, और चौथा आपका दिया गया एपिडमिस व टेपिटम। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो परागकोश की लघु विषाणुधानी होती है उसकी जो सबसे भीतरी परत होती है वो तो आपकी टेपिटम होती है। तो यहाँ पर देखो दोनों में, चारों ऑप्शन में देखोगे तो आपको यहाँ पर दो में ही टेपिटम है, तो दो में आप लोग देखोगे एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसमें से आपको पहली वाली परत पता होगी तभी आप लोग सही ऑप्शन बता पाओगे। तो जो परागकोश होती है उसकी लघु विषाणुधानी की सबसे बाह्यतम परत होती है, सबसे जो बाहरी परत होती है वो आपकी एपिडर्मिस होती है, और सबसे भीतरी परत आपकी टेपिटम होती है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं सही है, बल्कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसीलिए आप लोग इस पर टिक लगाओ और इसको अच्छे तरह से पढ़ो समझो, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें, वरना नहीं आएंगी। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका होता है कि अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक होता है, कौन सी चीजें सहायक होती हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया अंड, दूसरा आपका दिया गया अंड व सहायक कोशिकाएं, तीसरा आपका दिया गया अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया सहायक व प्रतिमुख कोशिकाएं। तो इसको समझने के लिए आपको डायग्राम को देखना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। तो भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और 3 ही कोशिकाएं ऊपर होती हैं, इस प्रकार से, और एक कोशिका बीच में, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक, नीचे की भी तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। अब यहाँ से प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन कौन सहायक, मतलब कौन कौन सी कोशिकाएं सहायक है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो ये वाली कोशिका होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंड बोलते हैं। उसकी अगल बगल की जो कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। तो जो अंड कोशिका होती है वो सहायक कोशिकाओं के साथ मिलकर के ही अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं, यानी कि इन तीनों को मिला करके ही अंड समुच्चय का निर्माण होता है। तो इसीलिए आप बताएंगे कि जो अंड समुच्चय का निर्माण होता है उससे होता है, अंड व सहायक कोशिकाओं से मिलकर के होता है। यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से टाइप का प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि 200 लघु विजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु विजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जब एक लघु विजाणुधानी में बोल सकते हैं या फिर एक लघु विजाणु के निर्माण के लिए क्या होता है, इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 200 लघु विजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु विजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो यहाँ पर समझना क्या है, आपको समझना यह है कि जो लघु विजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो आपका है, इसमें जब आपका एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि अगर मान लीजिए एक लघु विजाणु मात्र कोशिका है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ से कितने निकल करके आएंगे, आपके 4 बनेंगे, 4 परागकण बनेंगे या फिर लघु बीजाणु बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि लघु विजाणु मात्र कोशिका में जब एक आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वहां से आपके 4 बनेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को कितने बनाने हैं, 200 लघु विजाणु का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हम लोग को कितने लेने पड़ेंगे, हम लोग यहाँ पर 50 लघु विजाणु मात्र कोशिका लेनी पड़ेगी, और जब 50 को हम लोग 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपका एक लघु विजाणु मात्र कोशिका से 4 आपके लघु विजाणु बनते हैं, तो इसीलिए जब हम 50 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 50 गुणे 4 बराबर आपका हो जाएगा 200। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको कि 200 लघु विजाणु के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु विजाणु मात्र कोशिकाओं में आपको 50 अर्धसूत्री विभाजन कराने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके 200 लघु विजाणु के निर्माण होंगे। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कभी 200 बताएगा, कभी 400 बताएगा। तो उसी प्रकार से समझ जाना कि एक अर्धसूत्री विभाजन से आपके 4 बनेंगे। तो उसी प्रकार से जितने भी आपको वहाँ पर दिए रहेंगे उन सभी को 4 से गुणा कर देना, आपके ऑप्शन मतलब सही आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले प्रश्न संख्या 28, जो कि आपका है निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। तो जो अंड कोशिका होती है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जो अंड कोशिका होती है वो सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है, चाहे प्रथम कोशिका ना हो, सहायक कोशिका ना हो, लेकिन जो अंड कोशिका होती है वो सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। तो इसीलिए अंड कोशिका पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि अंड कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती है, ये आपका मादा युग्मक भी होता है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हर प्रकार के भ्रूणकोश में अंड कोशिका आपकी पाई जाती है,
इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है इसमें कि द्विनिषेचन का तात्पर्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया दो नरयुग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन। ये आपका सही आंसर होता है। द्विनिषेचन का तात्पर्य आपका इसी से होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका परागनलिका होती है इस प्रकार से जो ऊपर से आती है, इसमें क्या होता है परागनलिका में आपके यहाँ पर दो केंद्रक आते हैं नरयुग्मक के। तो यहाँ पर दो केंद्रक आते हैं, एक जो केंद्रक होगा आपका एक इस वाले यानी कि अंड कोशिका से संयोजन करेगा और दूसरा वाला जो होगा आपका द्वितीय कोशिका से संयोजन करेगा। तो इसी प्रकार से यही आपका तात्पर्य होता है कि द्विनिषेचन का तात्पर्य यही है कि एक नरयुग्मक आपका होगा जो अंड कोशिका से और दूसरा वाला जो आपका होगा वो द्वितीय केंद्र से संयोजन करेगा। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप उसको अच्छे से याद करिएगा और परिभाषा में भी इसका क्वेश्चन आता है, जो कि मैं अभी जब लघु उत्तरीय कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है परागनली का कार्य क्या है। तो परागनली का कार्य बहुत ही सिंपल है, वो क्या करता है नर युग्मक का वाहक होता है, यानी कि नर युग्मक को बीजांड के अंदर प्रवेश कराने का कार्य करता है परागनली। तो इसीलिए आप लोग बताते हैं जो नर युग्मक का वाहक होता है वो आपका परागनली होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में यहाँ तक हम लोगों ने जो क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है, कौन सा चैप्टर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड में बन सकते हो सभी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।